अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है बायो एनर्जेटिक्स। इसमें सब जो टॉपिक हैं जो इस चैप्टर के रिलेटेड हैं उनको हम वन बाय वन देखेंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टार्ट में दिया गया कि बायो एनर्जेटिक्स है क्या चीज़, ठीक है। तो बायो एनर्जेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्वायर, कन्वर्ट, स्टोर एंड यूटिलाइज एनर्जी। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है कि बायो एनर्जेटिक्स में हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो इंसान हैं, पौधे हैं या कोई छोटा बैक्टीरिया या वायरस है। बैक्टीरिया मोस्टली, वायरस तो अभी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एनर्जी को कैसे हासिल करते हैं, उसको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको तब्दील करते हैं। फिर उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो उस एनर्जी को स्टोर भी करते हैं और उस एनर्जी को फिर अपने लिए इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये बायो एनर्जेटिक्स में हम स्टडी करते हैं। तो ऑर्गेनिज़म जो होते हैं वो एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं, वो अपने माहौल से ही उन्होंने एनर्जी लेनी होती है, ठीक है। आपके इल्म में है कि जो सबसे पहला एनर्जी सोर्स है वो सन है, ठीक है, सूरज है। तो सूरज से पौधा एक ऐसा ऑर्गेनिज़म है जो सूरज से सनलाइट लेता है इन द फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है। उस सोलर एनर्जी को एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करवाता है पौधा अपने अंदर और उसको चेंज कर देता है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें बच्चों, ये सन है, ज़ाहिर इसने रोशनी देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्लांट पड़ा हुआ है, तो इस सूरज में सोलर एनर्जी ज़मीन पर भेजी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। इस लाइट को पौधा अपने जिस्म में एनर्जी में तब्दील करता है, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये इसी चैप्टर में फोटोसिंथेसिस को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऊपर से सोलर एनर्जी आई, तो सोलर एनर्जी को पौधा अब किस में कन्वर्ट कर लेगा, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। तो ये जो केमिकल एनर्जी है ये कहाँ पे स्टोर होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो लास्ट रिज़ल्ट है ना वो ग्लूकोज है, ठीक है। तो आपको पता होगा ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो इस तरह से है, और इसको अगर स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएं तो इसमें आपको पता है ये सारे बांड बनाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो ये जो आपको बांड नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये वाला बांड, ये वाला बांड, बाकी सब हाइड्रोजन लग जाएंगे वगैरह वगैरह। तो इनमें एनर्जी है, ठीक है। तो पौधे ने इन बांड में कौन सी एनर्जी स्टोर कर लिया, केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो मेन सोर्स कौन हुआ, सन। तो सन से पौधे ने ये एनर्जी पकड़ी और इस पौधे को अब मज़ीद दूसरे ऑर्गेनिज्म खाएंगे जिसमें इंसान भी शामिल है। तो ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती जाती है, ठीक है। इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में ये ट्रांसफ़र होती जाती है लेकिन एनर्जी ज़ाया नहीं होती, ठीक है। तो फर्स्ट इसको हमने इस तरह से डिस्कस करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो प्लांट्स कैप्चर सनलाइट। अब आपको आइडिया हो जाएगा कि पौधे सूरज से लाइट पकड़ लेते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शुरू करवाते हैं, ठीक है। जबकि जो एनिमल्स हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं वो इस पौधे को खाएंगे। तो हम इंसान, ह्यूमन बीइंग, हम इसको कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है। तो वेजिटेबल हमने खा ली और जो पौधे हैं दूसरे वो जानवर, गाय बकरी वगैरह खा लेते हैं, ठीक है। तो वो एनर्जी अब हम में आ गई, इंसान में, जानवरों में आ गई जो पौधे ने पकड़ी थी। दिस एनर्जी इज़ देन कन्वर्टेड इनटू यूजेबल केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द मॉलिक्यूल लाइक एटीपी। अब ये हमारी बॉडी में जाएगी, ठीक है। अब देखें बच्चे, जो भी हम लोगों ने खाना होता है, मसलन ये हमने खाना खाया है, कोई फूड लिया है, तो फूड पहले डाइजेस्ट होगा। तो डाइजेस्ट होने के बाद ये अल्टीमेटली हमारे ब्लड में जाता है। अब ब्लड इसको पकड़कर इस फूड को कहाँ पे लेके जाता है, सेल के पास।
अब सेल तो बहुत छोटी स्ट्रक्चर है, ठीक है। मसलन अगर माइक्रोस्कोप में देखें तो इस तरह छोटा सा सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है। तो इस सेल में इतनी बड़े बड़े मालिक्यूल नहीं जा सकते, तो सेल में जाने के लिए मज़ीद डाइजेस्ट इसको करना पड़ता है, और ये अल्टीमेटली रिज़ल्ट पे जो हमारा फूड है वो ग्लूकोज की शक्ल में मिसाल के तौर पर यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है। अब इस ग्लूकोज को सेल में एंट्री दिलवाने के लिए एक हार्मोन होता है, उसको कहते हैं इंसुलिन। ये इंसुलिन इसको पकड़ पकड़ के सेल के अंदर भेजती है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज सेल के अंदर आ गया, ठीक हो गया बच्चे। अब इस ग्लूकोज में हमने पीछे भी पढ़ा है, बांड बने हुए हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देखें तो इस तरह इसमें बांड है, इन बांड को अब तोड़ा जाता है, ठीक है, पानी की मदद से। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं वगैरह वगैरह। तो ये जब बांड टूटेंगे तो इसमें से निकलेगी एनर्जी। तो इस एनर्जी को फिर बाद में स्टोर कर लिया जाता है एटीपी की शक्ल में, ठीक है। तो एटीपी एक ऐसा मालिक्यूल है जो समझ लें एक एनर्जी करेंसी है, ठीक है। इसका आप इस तरह नाम याद रख लें, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं और किससे भरे होते हैं, एनर्जी से। तो ये एनर्जी पैकेट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। सेल बाद में इसी को यूज़ करता है अपने मुख्तलिफ फंक्शन करने में, ठीक है। ग्रोथ करनी है या रिपेयरिंग करनी है अपनी, ठीक है, या रिप्रोडक्शन करनी है वगैरह वगैरह। अब ये जो ग्लूकोज का मालिक्यूल है अगर सेल में पहुंच गया है, उसके एटीपी में कन्वर्ट हुआ है, तो टोटल हमारे पास 36 एटीपी मालिक्यूल बनेंगे। ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर एक ग्लूकोज का मालिक्यूल सेल में आया है तो वो हमें 36 एटीपी देकर जाएगा, इतनी एनर्जी है, ठीक है। तो अगर एक एटीपी को हम तोड़ते हैं, ये मैं जर्नल बता रहा हूँ, ठीक है, इसको डिटेल से पढ़ेंगे आगे जाकर। तो एक एटीपी जब ब्रेक करता है तो वहाँ से हमें 3.7 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो ये इतनी ज़्यादा एनर्जी हमें दे रहा होता है एक एटीपी का मालिक्यूल। और ये बेसिक कहाँ से आ रहा है, ग्लूकोज से, जो हमने खाना खाया था उसके नतीजे में ये हमें हासिल होता है। चलिए, अब एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसको आपने याद रखना है कि एटीपी का पूरा नाम क्या है। इसको आगे डिटेल के साथ हम देखेंगे। एटीपी एक्ट एज अ रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सेल में हर वक्त मौजूद होता है, ये समझ लें रेडीमेड खाना होता है, खुराक होती है सेल की, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब भी सेल को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो वो फ़ौरन एटीपी से ले लेता है। तो सेल कैन यूज़ एटीपी वेन एवर दे नीड एनर्जी फॉर प्रोसेस, जैसे कि ग्रोथ करवानी है, मूवमेंट करनी है, रिपेयरिंग करनी है या रिप्रोडक्शन करनी है, ठीक है, माइटोसिस मियोसिस वगैरह। तो ये सारा एनर्जी कहाँ से लेना होता है, एटीपी से लेना होता है, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं जो कि सेल में इस एनर्जी को हासिल करने के लिए सेल यूज़ करता है, ठीक है। इन दिस रिएक्शन इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफ़र बिटवीन मालिक्यूल्स। अच्छा, अब आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का पता होना चाहिए। आप लोगों ने याद रखना है, ये केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है और उसी के साथ साथ इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल भी सकते हैं और हाइड्रोजन भी रिमूव हो सकती है, ठीक है। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है, ठीक है। किसी अगर रिएक्शन में ऑक्सीजन दाखिल हो रही है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। इसके अलावा कुछ और कंडीशन भी हो सकती हैं ऑक्सीडेशन की, जैसे कि हाइड्रोजन, ठीक है। अगर हाइड्रोजन प्रोटॉन की शक्ल में या, ठीक है, तो इसमें अगर वो रिमूव होती है किसी रिएक्शन में तो वो भी ऑक्सीडेशन है। इसके अलावा अगर किसी रिएक्शन में से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं, ठीक है, तो ये भी ऑक्सीडेशन ही होता है। तो ऑक्सीडेशन के लिए 3 कंडीशंस होती हैं, ऑक्सीजन की एडिशन होती है, हाइड्रोजन रिमूव होता है या इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ इसका उल्ट होता है रिडक्शन प्रोसेस। अब रिडक्शन क्या होता है, इसका आपने अपोजिट कर लेना है। इसमें से ऑक्सीजन किसी रिएक्शन में से रिमूव होती है, हाइड्रोजन ऐड हो सकता है या इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो सकते हैं। इस प्रोसेस को हम रिडक्शन बोलते हैं। और
जब एटीपी की प्रोडक्शन होती है सेल के अंदर, तो इसमें ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस चल रहे होते हैं, ठीक है। वो आगे चल के हम देखेंगे। फ़िलहाल आप लोग ये चीज़ क्लियर कर लें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या चीज़ें हैं। अब इसके साथ इन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन के दौरान मॉलिक्यूल लॉस करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को। ये हमने अभी भी देखा है कि अगर किसी रिएक्शन में से इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ से निकल रहे हैं, तो वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है वहाँ। इसी तरह जब रिडक्शन होनी है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, वहाँ पे उनका इजाफा हो रहा होता है। तो ये जो दोनों प्रोसेस हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं या निकल रहे हैं वहाँ से, तो ये जनरेट करवाते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी ड्यूरिंग ये जो प्रोसेस है एनर्जी वाले, ठीक है, बायो एनर्जेटिक्स में, उसमें ये हमें नज़र आता है, ठीक है। तो वो कौन से प्रोसेस हैं? एक है सेलुलर रेस्पिरेशन और एक है फोटोसिंथेसिस। अच्छा, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ चीज़ टूटेगी, ठीक है, इसमें से हमें एनर्जी मिलती है। बस फ़िलहाल आप इतना याद रखें कि इस प्रोसेस में हमें एनर्जी मिलेगी, कुछ चीज़ टूटेगी, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कुछ चीज़ बनती है, ठीक है। ये अमूमन पौधे में होता है, तो इसको हम डिटेल के साथ आगे चल के देखेंगे। तो फाइनली हमारे पास बायो एनर्जेटिक्स की क्या डेफिनेशन निकलती है? ये स्टडी होती है एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। एनर्जी कहाँ से कहाँ पे ट्रांसफ़र हुई, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सारा प्रोसेस पढ़ा जाता है। तो इसको जनरली हम यही देखेंगे कि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब्दील करता है पौधा, ठीक है। तो पौधा हो गया प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद इसको खाने वाले आ जाएंगे, ठीक है, पौधे को, क्योंकि एनर्जी तो लेनी है, खुराक लेनी है। तो इसमें इंसान और दूसरे सारे जानवर हैं जो पौधे खाने वाले हैं, तो इनको हम बोलेंगे कंज्यूमर। और हमसे एनर्जी भी हासिल करने वाले भी मौजूद हैं, ठीक है, वो कार्निवोर्स हैं, वो डिटेल है आगे पढ़ेंगे। और लास्ट पे जो लेवल आता है उसको हम बोलेंगे डीकम्पोजर, जो डेड बॉडी से एनर्जी हासिल करते हैं, ठीक है बच्चे। अब इसके मुतलका, इस टॉपिक के मुतलका कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप लोग नोट कर लें। उम्मीद है आप लोग उनका आंसर ढूंढेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलें आए देखें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं जो आज हमने टॉपिक शुरू किया है। देखें बच्चों, सबसे पहले व्हाट इज़ बायो एनर्जेटिक्स, ठीक है। बायो एनर्जेटिक्स की आपको डेफिनेशन, इसका कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सबसे पहला सोर्स क्या है? ये भी अभी हमने सीखा है कि एनर्जी शुरू में फर्स्ट स्टेप से कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से मिलती है एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट है विच मॉलिक्यूल इज़ द रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी, तो सेल में सबसे पहली जो सोर्स है एनर्जी का वो कौन है, वो भी अभी हमने देखा है, ठीक है। फिर है डिफाइन ऑक्सीडेशन, और इसी तरह रिडक्शन की डेफिनेशन आप लोगों ने तैयार करनी है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।